उधर यूरोन मन ही मन आह भर रही थी। कितनी परेशानी है। मुझे उससे हारने का नाटक करना है और उसे शक भी नहीं होने देना। मुझे कमजोर दिखना होगा ताकि वह टाई टावर में जाए। मैं अपनी ताकत का बस 70% इस्तेमाल करके उसे परखूंगी और फिर कमजोर बन जाऊंगी। उसने धीरे से हाथ हिलाया और अपना लाइफ बाउंड बीस्ट बुलाया, वाइड आइड वाइन सर्पेंट। येहुआ ने नाखुश होकर कहा, मुझे सांप बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर ऐसा जिसमें बेलें उग रही हों। यूरोन ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ तियानमिंग से कहा, यंग सेक्ट मास्टर, मेरी नजर में तुम बस एक जल्दबाज और मूर्ख इंसान हो जिसे रुकना नहीं आता। क्या तुम इससे सहमत हो? तुम्हारे जैसे लोग ज्यादा दिन नहीं जीते। तियानमिंग ने बेफिक्र अंदाज में जवाब दिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे पास सच में ज्यादा समय नहीं है। तभी यूरोन ने अपनी टेक्निक शुरू कर दी। अच्छा, तो तुम सिर्फ बातों के ही धनी हो? उसका सरपेंट जहरीले धुएं का बादल छोड़ने लगा, हार्ट ईटिंग टॉक्सिक फ्लेम। लेकिन जब धुआं छोटा तो उसका ओपोनेंट गायब था। वह बड़बड़ाई, वह गया कहां? क्या मेरी जहरीली आग ने उसे राख बना दिया? क्या उसकी रक्षा इतनी कमजोर थी? अगर पता होता तो मैं 70% ताकत इस्तेमाल नहीं करती, शायद 30% ही काफी होता। अचानक आसमान से एक परछाई उतरी और उसके साथ भयानक गॉड डिफाइंग सोर्ड इंटेंट फैल गया। यूरोन डर गई। वह मेरे ऊपर है? कब से? उसी पल ली तियानमिंग आसमान से नीचे झपटा और श्याओइंग द्वारा सिखाई गई अल्टीमेट टेक्निक डिफाइंग माउंटेन्स एंड रिवर्स के साथ यूरोन पर वार कर दिया। जैसे ही हमला नीचे गिरा, चमकदार रोशनी ने पूरे अरीना को घेर लिया। उसका शरीर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। यूरोन ने दांत भींचे और उसे घूरते हुए कहा, तुम कमीने, बिल्कुल नीच इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना बेबस दिखाने की? दर्शकों में तुरंत हंगामा मच गया। तुमने देखा वो कौन सी टेक्निक थी? कमाल की थी, किसी ने कहा। अगर उसका लाइफ बाउंड बीस्ट उसके लिए वार न झेलता तो सू यूरान तो खत्म ही हो जाती। तियानमिंग ने तिरस्कार भरी नजर से यूरान की तरफ देखा और ठंडे स्वर में बोला, तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हारी फाइटिंग फॉर्म में हर जगह ओपनिंग्स हैं। क्या तुम सच में यूनिटी स्टेज के 7th लेवल पर हो? यह सुनते ही यूरान गुस्से से दांत पीसने लगी। तुमने अभी क्या कहा? मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम जैसे मरने वाले आदमी में भी इतना घमंड है। आज मैं हार मानती हूं, लेकिन याद रखना, अगली बार तुम मरे हुए आदमी होगे। तियानमिंग हल्के से हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है जैसे टाई टावर में तुम सब लोग खास तौर पर मुझे ही निशाना बनाने वाले हो, है ना? जानकारी देने के लिए शुक्रिया। लगता है फिर मुझे टाई टावर में जाना ही नहीं चाहिए। यूरान तुरंत घबराकर पीछे हट गई। नहीं, रुकिए, बात वैसी नहीं है। वह मन ही मन घबरा गई, बर्बाद हो गई। इसने सब समझ लिया। अब क्या होगा? जबकि तियानमिंग तो पहले से ही सब जानता था और मन ही मन उसे बेवकूफ औरत कहकर कोस रहा था। उसी समय उसने फिर से श्याओइंग द्वारा सिखाई गई टेक्निक इस्तेमाल की और उस पर वार कर दिया। तियानमिंग की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह सीधे उस पर टूट पड़ा। यह हमला पिछले वार से कहीं ज्यादा निर्णायक था। एक ही स्मूथ मोशन में, एक पल से भी कम समय में तियानमिंग यूरान के पीछे प्रकट हुआ और उसकी छोटी उंगली काट दी, जिससे वह डर और दर्द से चीख उठी। मेरी उंगली! यूरान की दर्द भरी चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। उसी समय तियानमिंग ने शांत रहते हुए उसे एक मेंटल मैसेज भेजा। यूरान, जब तुम वापस जाओ तो यू और जेनशिंग से कहना कि मुझे पता है वह देख रहा है। उससे कहना कि 1 महीने बाद टाई टावर में। उसका चेहरा अचानक बेहद गंभीर हो गया और उसने धमकी भरे स्वर में कहा, मैं उसका हाथ काट दूंगा। नीचे बैठे दर्शक तुरंत हंगामे में फट पड़े। ली तियानमिंग ने सच में सबके सामने सू यूरान की छोटी उंगली काट दी। कमाल की हिम्मत और घमंड है इस लड़के में। भीड़ के एक कोने में जेन के गंजे सिर की नसें उभर आईं। वह गुस्से से पागल होकर बदला लेने की कसम खाते हुए बोला, यूरान, मैं कसम खाता हूं कि आज तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका 10,000 गुना बदला ली तियानमिंग से लूंगा। जेनशिंग गरजते हुए अखाड़े की तरफ बढ़ा। ली तियानमिंग, बस इंतजार करो। तियानमिंग ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम सच में देख रहे थे? यही असर मैं चाहता था। मुकाबला खत्म होने के बाद लिन निंग ने घोषणा की कि ली तियानमिंग जीत चुका है और 1 महीने बाद उसे टाई टावर में प्रवेश करने के लिए चुना जाएगा। तियानमिंग ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि 1 महीने बाद वे सब मर चुके होंगे। फेंग युन ने मुड़कर झिंग शू से कहा, युवा सेक्ट मास्टर सच में स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा रखता है और उसका साहसी स्वभाव काबिले तारीफ है। काश स्वर्ग उसे कल्टीवेशन के लिए थोड़ा और समय दे पाता।
जिंग शू ने शांत स्वर में जवाब दिया, कल्टीवेशन को सिर्फ समय से नहीं मापा जाता। आखिरकार किसी न किसी मोड़ पर इंसान रुक जाता है या अटक जाता है। अब से उसके लिए रास्ता इतना आसान नहीं होगा। वह कुछ पल सोचकर बोला, देखते हैं टाई टावर की लड़ाई में वह इस मुश्किल को पार कर पाता है या नहीं। अगर वह जिंदा बच गया तो शायद उसे कुछ हासिल भी हो सकता है, और अगर वह टाई का डिसाइपल बन गया तो शायद फिर उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। जिंगशू को भी मानना पड़ा कि यह सच है। उसे पता है कि युएन, जेन शिंग और उसके लोग टाई टावर में उससे निपटेंगे, फिर भी वह अंदर जाने की हिम्मत कर रहा है। सच में बहादुर आदमी है। उसने किसी की उंगली काट दी, वो भी अपने मास्टर के लिए इंसाफ लेने के लिए। पता नहीं युआन ताई इस बारे में क्या सोचता होगा। फंग युन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वह और क्या सोचेगा? वह पहले ही इतनी बड़ी हैसियत का आदमी है। अगर वह युवा सेक्ट मास्टर को मार देता है तो डोंग हुआंग सेक्ट पूरे संसार के सामने मजाक बन जाएगा, और भविष्य में जब वह सेक्ट मास्टर बनना चाहेगा तो लोग यही बात उठाकर उसका मजाक उड़ाएंगे। जिंगशू ने लाचार होकर कहा, लेकिन अगर युआन ताई सच में उसे मारना चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी जब दोनों बात कर रहे थे, अचानक दो परछाइयां प्रकट हुईं, जिससे जिंगशू और फंग युन दोनों चौंक गए। एक युवक और एक युवती हाथों में हाथ डाले धीरे धीरे अंदर आए। वह युवक शेंग वुआन जी था, जो शेंग वुआन जिंगशू का परपोता था, और उसके साथ खड़ी लड़की हुआंगफू फेई थी, जो हुआंगफू फंग युन की परपोती थी। जिंगशू ने दोनों को देखा और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। तुम दोनों काफी मजबूत हो। तुम टाई टावर के खजानों के लिए मुकाबला कर सकते हो। जब समय आए तो मिलकर काम करना और एक दूसरे का साथ देना। जी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मैं जरूर फेई की रक्षा करूंगा। फेंग युन ने उसे धीरे से समझाया, टाई टावर में जाने के बाद खजानों के लिए लड़ना, लेकिन ली तियानमिंग से टकराना मत, और उसकी मदद करने की भी जरूरत नहीं है। लड़ाई खत्म होने के बाद हम सब समझ लेंगे। समझ गए? इसके बाद जी और फेई जाने के लिए मुड़े और आदर से बोले, समझ गए, हम किसी की मदद नहीं करेंगे। ऊपर आसमान गहरे नीले रंग का था और सफेद बादलों के गुच्छे हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे कोई शांत अमर लोक हो। टाई पीक पर आसमान नीला चमक रहा था और सफेद बादल पतली रेशमी पट्टियों की तरह आकाश में फैले हुए थे। एक गहरी गुफा के मुहाने के सामने, जो रोशनी तक निगलती हुई लग रही थी, तीन लोग चुपचाप खड़े थे और अंदर से एक ठंडी डरावनी आभा निकल रही थी। ठंडे चेहरे वाला एक आदमी आगे बढ़ा। वह युएन फांगिन, तीसरा सेक्ट एल्डर और युएन ताई का पिता था। उसने कहा, कामयाबी या नाकामी अब इसी पर निर्भर है। अंधेरी गुफा के भीतर से एक राक्षसी दानव ने भयानक गर्जना की और उसकी हत्या की मंशा तीनों आदमियों की तरफ उमड़ पड़ी। लेकिन उस गरज के सामने भी वे तीनों शांत खड़े रहे। उनकी नजरें स्थिर और अडिग थीं। अचानक एक पल में उस दानव का शरीर चमकने लगा और गुलाबी स्पिरिचुअल एनर्जी की धाराएं पूरी गुफा में फैलने लगीं। यह देखकर शेंदू अपनी खुशी छुपा नहीं पाया। उसकी आंखें चमक उठीं। कामयाबी हो गई। फंग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आखिरकार हेवनली विल को समझ लिया। लड़ाई से ठीक पहले शेंदू ने आखिरकार आखिरी कदम पार कर लिया। शेंदू ने सच में मुझे निराश नहीं किया। यह बच्चा बचपन से ही जिद्दी और मजबूत इरादों वाला रहा है, बिल्कुल अपने दादा यू फंगगियान के लायक। फंगगियान खुशी से मुड़ा। दादा फंगियान ने एक हाथ से अपनी दाढ़ी सहलाई और दूसरा हाथ शेंदू के कंधे पर रखते हुए कहा, अब हेवनली विल रियलम के साथ और उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के साथ जो हमने तैयार किया है, रियलम बैटल में उसे कौन रोक सकता है? तभी फांगियन की नजर अचानक टई की तरफ गई। टई, क्या तुम खुश नहीं हो? अपने पिता की बात सुनकर उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी और वह धीमे ठंडे स्वर में बोला, जब तक डोंग हुआंग सोर्ड हमारे हाथ में नहीं आ जाती, जश्न मनाना अभी बहुत जल्दी है। फंगतियान ने उसे धीरे से समझाया, सच कहूं तो तुम्हें उस पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है। इतने सालों में शेंदू ने मुझे कभी निराश नहीं किया। वह बेपरवाही से बोला, यह एक ऐसी दुनिया है जहां सख्त हियरार्की है। अगर उसे ऊपर चढ़ना है तो उसे दोगुनी मेहनत करनी होगी और अपनी सारी ताकत झोंकनी होगी। तई ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली और उसके चारों ओर की आभा भी शांत हो गई। पिताजी, मुझ पर यह मत थोपिए कि मैं उस पर ज्यादा कठोर हूं। बाद में जब शेंडू डोंग होंग रियल्म पर राज करेगा तो वह मुझे धन्यवाद देगा। जब शेंडू डोंग वोंग सोर्ड हासिल कर लेगा तब उसे भी वही सब झेलना पड़ेगा जो उसके बड़े भाई ने झेला था। यूएन परिवार को सिर्फ जीनियसेस चाहिए, बेकार लोग नहीं। तई की बात सुनकर शेंदू भी सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, दादाजी, पिताजी सही कह रहे हैं, मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी।
फेंग टियन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, ताई, तुम सिर्फ अपने साथ ही सख्त नहीं हो बल्कि सबके साथ हो। शायद इसी वजह से तुमने युआन परिवार को इतनी बड़ी उपलब्धियां दिलाई हैं। घुप अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार पर ताई बिना हिले खड़ा था। रेल्म वॉर में अब 2 महीने से भी कम समय बचा था और यह शेंदू की सबसे कड़ी ट्रेनिंग का आखिरी दौर था। उसने गंभीर स्वर में कहा, आज से लेकर टाई टावर कंपटीशन के दिन को छोड़कर तुम और मैं यहीं रहेंगे और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हेवनली विल बैटल आर्ट की साधना में मार्गदर्शन देंगे जब तक रियल्म वॉर के लिए निकलने का दिन नहीं आ जाता। उसकी आवाज बाहर उमड़ते काले बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मिलकर गूंजने लगी। दूसरी तरफ एज्योर ड्रैगन सोर्ड पीक पर आसमान में अर्धचंद्र ऊंचा टंगा था और उसके चारों ओर चमकते तारे रात को रोशन कर रहे थे। तियन मिंग ने धीरे से अपनी तलवार घुमाई और उसकी नोक से निकली चमक ने शांत रात को चीर दिया। तभी तालियों की आवाज गूंजी और शियोइंग मुस्कुराते हुए बोला, बुरा नहीं, स्पिरिट सेवरिंग स्लैश अब मेजर कंप्लीशन तक पहुंच गया है। फिर वह अचानक हैरान होकर बोला, कुल 4 स्वॉर्ड टेक्निक्स में से तुमने सिर्फ 1 महीने में 2 में महारत हासिल कर ली। वह मन ही मन चीख उठा, कमाल है, यह लड़का तो सच में राक्षस है। शियाविंग ने मन में सोचा, मैं हमेशा सोचता था कि 4 ट्रिब्यूलेशन समसारा बॉडी वाला ली हुई ही स्वर्ग को चुनौती देने वाला जीनियस है, लेकिन वह भी ली तियनमिंग के सामने कुछ नहीं। अब मुझे सच में समझ आया कि अनपैरेलल्ड हेवन डिफाइंग टैलेंट किसे कहते हैं। तभी ऊपर से यिंग हुओ ने भी स्पिरिचुअल पावर की एक लहर छोड़ दी जो हवा में फैल गई। उस पावर में वही हेवन डिफाइंग सोर्ड इंटेंट था, स्पिरिट सेवरिंग स्लैश। यह देखकर शियोइंग का जबड़ा खुला का खुला रह गया। यह असंभव, क्या सच में वह मुर्गा भी कर सकता है? यिंग हुओ ने हैरानी से पूछा, क्या घूर रहे हो? क्या तुमने कभी इतना हैंडसम चिकन नहीं देखा? यह सुनकर तियनमिंग हंस पड़ा और बोला, मास्टर, शायद आप अभी भी मेरी प्रोग्रेस की स्पीड के आदी नहीं हुए हैं। तभी चिंग यू भी दौड़ता हुआ आया और उत्साह से शियोइंग से बोला, मास्टर, जो कल्टीवेशन टेक्निक आपने मुझे प्रैक्टिस करने को कहा था वह भी अब मेजर कंप्लीशन तक पहुंच गई है और मैं यूनिटी रियलम के 6th लेवल तक भी पहुंच गया हूं। यह सुनकर शियाविंग अविश्वास से सन्न रह गया। चिंग यू, तुम भी? आखिर में वह सिर्फ लाचार होकर सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारा पूरा परिवार ही मॉन्स्टर्स का झुंड है। फिर वह हंस पड़ा और बोला, लेकिन तुम्हारा उत्साह सच में कमाल का है। शियाविंग ने हल्की सांस भरी और उसकी थकी हुई नजर पास के पेड़ के नीचे सो रहे मियो मियो पर गई, बस उस सुस्त बिल्ली को छोड़कर। फिर भी वह मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि उनके मास्टर होने के नाते उसे बेहद गर्व और सम्मान महसूस हो रहा था। उसने गर्व से भरे मन से जोशीले तियानमिंग और चिंग यू को देखा और मन ही मन सोचा, ऐसे बच्चों के लिए तो लड़ना और मरना भी शायद सही लगेगा। चाहे कुछ भी हो, वह यह जरूर देखना चाहता था कि उनकी इमॉर्टैलिटी की राह कितनी महान बनने वाली है। फिर शियाविंग ने सिर उठाकर उस विशाल गहरे आसमान की ओर देखा जो टिमटिमाते तारों से भरा था। उसी तारों भरे आसमान के नीचे रात की खामोशी को तोड़ते हुए 2 आवाजें धीरे से सुनाई दी, यूई, तुम और किताई। यूई मुड़ी और चिढ़े हुए चेहरे के साथ गुर्राकर बोली, दफा हो जाओ प्यारे भतीजे, मेरा रास्ता मत रोको। उसका चेहरा देखकर किताई व्यंग्य से हंस पड़ा, यूशी, तुम इतनी जल्दी में हो, इससे साफ है कि तुम्हारा दिल अशांत है, तुम्हारा मन डर से भरा है। तुम्हें जरूर पता चल गया होगा कि शेंदू ने हेवनली विल समझ लिया है और रियलम वॉर से पहले ट्रू हेवनली विल रियलम में प्रवेश कर लिया है, इसलिए ईस्टर्न एम्परर सोर्ड हासिल करने की उसकी संभावना और भी बढ़ गई है। तुम्हारा याई परिवार अब बड़ी मुसीबत में है। यूई ने उसकी बात अनसुनी करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में हल्की बेचैनी जरूर उठी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। फिर वह और किताई एक दूसरे के पास से गुजर गए और यूई ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी किताई अचानक मुड़ा और बोला, यूशी, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे सकता हूं। तुम्हारे दूसरे भाई या शॉकिंग ने एक मक्खी को अपना शिष्य बना लिया, एक ऐसी मक्खी जो अपनी औकात नहीं जानती। इस वजह से हमारा युएन परिवार नाराज है। किताई उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, इसलिए जब हम ईस्टर्न एम्परर सोर्ड हासिल करके लौटेंगे तो सबसे पहले याई परिवार को खत्म किया जाएगा, खासकर तुम्हारे पिता और दूसरे भाई को। यह वैसा ही होगा जैसे रास्ते का पत्थर हटाना, मुर्गी को मारकर बंदरों को डराना। वे बूढ़े कुत्ते हुआंगपू फेंक युन और शांग वुआन जिंगशु के पास तब मेरे बड़े भाई के आगे झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।
यह कहते समय किटाई के चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रहा था और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उस समय हम ईस्टर्न एम्परर सेक्ट को एकजुट कर देंगे। अगर तुम अभी मेरे साथ आकर यूएन परिवार की बहू बन जाओ तो तुम्हें मौत की सजा से बचाया जा सकता है। यूई ने बस ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम लोग कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो। किताई हंसते हुए बोला, यह आत्मविश्वास की बात नहीं है। तुम्हारा बड़ा भाई या त्यान लोंग पहले ही हमारे सामने झुक चुका है। यह सुनकर उसने ठंडे स्वर में कहा, वह कायर या नाम के लायक ही नहीं है। फिर यूई अचानक मुड़ी और बोली, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि तुम लोग शेंडू और अपनी ताकत को लेकर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो। क्या यह नहीं कहा जाता कि सेक्रेड हेवन पैलेस बेहद ताकतवर हो चुका है? उनके पास कुल 7 होली हेवनली सन्स हैं, जिनमें से 4 पहले ही हेवंसविल रेल्म तक पहुंच चुके हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की शक्तियां भी ईस्टर्न एम्परर सोर्ड पर नजर गड़ाए बैठी हैं। उसके स्वर में साफ तंज था। सिर्फ एक युएन शेंडू के भरोसे, चाहे उसके पास कितने भी ट्रिक्स क्यों न हो, वह रेल्म बैटल में मौजूद इतने सारे महान प्रतिभाशाली लोगों के हाथों से ईस्टर्न एम्परर सोर्ड कैसे छीन सकता है? इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं झुक जाऊं तो पहले ईस्टर्न एम्परर सोर्ड हासिल करके दिखाओ, फिर मुझसे बात करना। यूई की बातों के बावजूद किताई का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। वह बोला, यह इसलिए क्योंकि तुम शेंडू की असली क्षमता नहीं जानती, और फिर ईस्टर्न एम्परर स्वॉर्ड के बिना भी मेरा बड़ा भाई बस थोड़ा और ताकतवर हो जाए तो काउंसिल ऑफ एल्डर्स का संतुलन आसानी से तोड़ सकता है। यह सुनकर यूई मुड़ी और चलते हुए बोली, ठीक है, मैं बस इंतजार करूंगी और देखूंगी। किटाई उसकी दूर जाती हुई पीठ को देखता रहा। उसके होंठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान उभरी और उसने अपनी जीभ से होंठों को छुआ। उसकी आंखों में छिपी हुई दिलचस्पी साफ झलक रही थी। वह मन ही मन व्यंग्य से हंसा, जीवन छोड़कर मौत चुनना। आखिर में बड़ी से बड़ी खूबसूरती भी सिर्फ सफेद हड्डियों का ढेर बनकर रह जाती है। ठंडी चांदनी धुंध पर फैल रही थी और एक अकेला साया खामोशी से अपनी तलवार घुमा रहा था। उसकी आभा पूरे वातावरण को भर रही थी। अचानक तियानमिंग जमीन पर गिर पड़ा और उसके गिरने की हल्की टक्कर से धरती भी थोड़ी कांप गई। धत, अभी भी काफी नहीं है, तियानमिंग भारी सांसें लेते हुए बोला। बचे हुए 10 दिन साफ साफ काफी नहीं थे कि वह यूनिटी रियल्म के 5th लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सके। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली और उसका दिल चिंता से भर गया। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसे यकीन नहीं था कि वह यूएन जेंटियन और उसके लोगों से निपट पाएगा या नहीं। अगर वह ब्रेक थ्रू कर गया तो भी मामला खतरनाक होगा, और अगर नहीं कर पाया तो यह सीधी मौत तक की लड़ाई बन जाएगी। यह सोचते ही तियानमिंग झटके से खड़ा हो गया और उसके पूरे शरीर से आग जैसी आभा फैलने लगी। ग्रैंड ओरिएंट सोर्ड पीक कॉन्टेस्ट बेहद खतरनाक होने वाला है। यह सच में जीवन और मृत्यु का रास्ता है। मुझे बस यह सुनिश्चित करना है कि कल मैं आज से ज्यादा मजबूत बनूं। उसकी आंखों में जबरदस्त दृढ़ता चमक उठी। मुझे पागलों की तरह ट्रेनिंग करनी होगी, एक पल के लिए भी नहीं रुकना है। तभी उस शांत जगह में अचानक एक साफ आवाज गूंजी, भाई, क्या आप फिर पूरी रात ट्रेनिंग करने वाले हैं? तियानमिंग चौंक गया। उसने कहा, मेरा समय तो 2 गुना हो गया है, इसलिए मुझे 2 गुनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन इतनी सुबह तुम लोग कहां जा रहे हो? फीलिंग मुस्कुराई और बोली, चिंगयू को एक दोस्त के साथ कुछ दिनों के लिए जाना है, इसलिए मैं खास तौर पर उसके साथ रहने आई हूं। यह सुनकर तियानमिंग हल्का सा हंसा और उसे याद दिलाया, दोस्त, मैंने तो कभी तुम्हें किसी दोस्त के बारे में बताते नहीं सुना। और सुनो चिंगयू, ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड पीक कॉन्टेस्ट आने वाला है। मेरी लड़ाई मिस करने की हिम्मत मत करना। चिंगयू ने आत्मविश्वास से कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हें सबको डोमिनेट करते हुए मिस नहीं कर सकती। बस वरी फ्री अलायंस की एक दोस्त ने थोड़ी मदद मांगी है। जाने का समय हो गया था, तभी तियानमिंग ने पीछे से आवाज लगाई, ध्यान से जाना। उसने हाथ हिलाकर जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरह मशहूर नहीं हूं कि जहां जाऊं सबका ध्यान खींच लूं। अलविदा, मैं चलती हूं। तियानमिंग ने अचानक ठोड़ी पर हाथ रखा और उसका चेहरा सतर्क हो गया। वोरी फ्री अलायंस की दोस्त उससे मदद मांग रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी चिंता देखकर फीलिंग ने धीरे से उसे दिलासा दिया, भाई, आपको चिंगयू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में उसकी प्रोग्रेस आपसे कम नहीं रही। बस सबकी नजरें आप पर टिकी हुई हैं, इसलिए उसके मुकाबले वह जैसे इनविजिबल हो गई है। उसकी बात सुनकर तियानमिंग को लगा कि वह सही कह रही है। सही है, उसका 5 मून्स इन द स्काई लाइफ स्टीलिंग टैलेंट अब मेरे बराबर पहुंच चुका है। वह यूनिटी रियल्म के 7th लेवल में ब्रेक थ्रू करने ही वाली है। अगर वह ऐसे ही चुपचाप ट्रेनिंग करती रही तो सही समय आने पर उसका एक साधारण सा मूव भी सबको हैरान कर देगा।
ऊपर आसमान जेड की तरह नीला था और सफेद बादल धुएं की तरह तैर रहे थे। चमकते चांद के नीचे अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे, जिससे दृश्य बेहद शांत और रहस्यमय लग रहा था। विशाल आकाश में दो आकृतियां एक विशाल बाज की पीठ पर सवार उड़ रही थीं। चिंगयू ने पूछा, श्याओफू, क्या हम तुम्हारे होम टाउन जेनफू रिडज के पास पहुंच गए? श्याओफू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, लगभग, बस सामने वाली पहाड़ी श्रृंखला के पार। चिंगयू को अजीब लगा। श्याओफू, तुम लगातार सिर नीचे क्यों किए हो? तबीयत तो ठीक है। उसने नजरें चुरा लीं और चिंगयू की आंखों से बचते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं। यह देखकर चिंगयू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं। भले ही उन्होंने तुम्हारे माता पिता को धमकाया हो, लेकिन तुमने कहा था ना कि जैसे ही तुम उन्हें बताओगी कि तुम ईस्टर्न एम्परर सेक्ट की डिसाइपल हो, वे तुरंत उन्हें छोड़ देंगे। श्याओफू ने हल्के से आंखें सिकोड़ लीं और उनमें गहरी उदासी झलकने लगी। हां, मेरे माता पिता ने कुछ माउंटेन बैंडिट्स को नाराज कर दिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं ईस्टर्न एम्परर सेक्ट की डिसाइपल हूं, तो उन्होंने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। यह सुनकर चिंगयू ने उसे ढांढस बंधाया। तो फिर चिंता मत करो, हाल ही में मेरी ताकत काफी बढ़ी है। अगर कोई 4th लेवल यूनिटी रियलम का बैंडेड भी होगा तो मैं उससे निपट लूंगी। श्याओफू भावुक होकर बोली, ठीक है, धन्यवाद चिंगयू। उनके सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा था जो अंधेरे में डूबा हुआ बेहद डरावना लग रहा था। श्याओफू बोली, हम पहुंच गए, चलो नीचे उतरते हैं। चिंगयू हैरान हो गई। क्या तुम पक्के तौर पर कह रही हो कि यही जगह है? उसने उलझन में फिर पूछा। यहां तो कोई भी नहीं है। श्याओफू, तुमने कहा था कि माउंटेन बैंडिट्स ने तुम्हारे शहर पर कब्जा कर लिया है। क्या यह शहर है? श्याओफू की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, चिंगयू, और अगले ही पल दर्द से चिल्लाई, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा कर्ज मैं अगले जन्म में चुकाऊंगी। यह कहते ही वह बिना झिझक दौड़ पड़ी और सामने खड़े व्यक्ति की तरफ बढ़ गई। चिंगयू चौंक गई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने देखा कि सामने ल्यूएन शेन खड़ा था, बाहें सीने पर क्रॉस किए हुए और होंठों पर ठंडी मुस्कान लिए। उसी पल श्याओफू अचानक उसके सामने घुटनों के बल गिर गई। उसकी आवाज गले में अटक गई और वह दर्द से विनती करने लगी, लवान शिन, कृपया चू यूयू और उसके लोगों से कहो कि मेरे माता पिता को छोड़ दें। यह सुनते ही चिंगयू की आवाज सख्त हो गई, तो तुमने श्याओफू के माता पिता को धमकाकर मुझे यहां बुलाया है? लोवन शेन, इतनी नीच हरकत करके तुम हासिल क्या करना चाहते हो? श्वान शेन के होंठों पर शैतानी मुस्कान फैल गई। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। तभी एक आदमी जिसकी आधे से ज्यादा दांत टूटे हुए थे अचानक बोला, लाई चिंगयू, ये सवाल तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। शांग छेनग उसके पास प्रकट हुआ और चेहरे पर जीत भरी मुस्कान थी। शेन, आखिरकार हमने तुम्हें यहां फंसा ही लिया। सामने खड़े दोनों आदमियों को देखकर चिंगयू का चेहरा अंधेरा पड़ गया। यू शांगचे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसने खतरनाक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। मैं क्या करना चाहता हूं? बदला। तुमसे बदला लेना चाहता हूं, और ली तियानमिंग से भी, ताकि तुम दोनों मुझे मिली बेइज्जती का 10,000 गुना भुगतान करो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे डर से भरी रहे। मैं तुम्हारी आत्मा तोड़ दूंगा और तुम्हें अपना बना लूंगा, ताकि तुम आसमान से मदद मांगो और कोई जवाब न मिले, धरती को पुकारो और कोई सुनवाई न हो। शांग चेनक की जहरीली आवाज गूंज उठी। मैं तुम्हें ऐसी हालत में पहुंचा दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगो, लेकिन तुम्हें मौत भी न मिले। चिंगयू ने शांत लेकिन तिरस्कार भरे स्वर में जवाब दिया, यू शांग चेन, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वह तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो। उसकी आवाज में साफ साफ उपहास था। अपनी घटिया ताकत और उस घमंड को दोष दो जिसने तुम्हें यह अपमान झेलने पर मजबूर किया। अपने टूटे दांतों के बावजूद श्यांग चांग गुस्से से गरज उठा, चुप रहो, तुम तो बस मरती हुई ली सेंट क्लैन की औलाद हो। तुम्हें मुझे उस नजर से देखने का क्या हक है, ली चिंगयू? मैं तो यह देखने के लिए मर रहा हूं कि जब मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा तब भी क्या तुम मेरे सामने इतनी ही घमंडी रहोगी। चिंगयू ने उसे घूरा और उसकी आंखों में साफ हत्या की नीयत चमक रही थी। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे नहीं डरता। यूएन शांग छेंग, मैं अब यहां आ गया हूं। अब श्याओ फू को और सताने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पहले उसके माता पिता को छोड़ने का आदेश दो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह सुनकर श्याओ फू बहुत भावुक हो गई और सिसकियों के बीच चिंग का नाम पुकारने लगी। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक भयानक दर्द उसकी देह में दौड़ गया और उसका पूरा शरीर वहीं जम सा गया। यह देखकर कि अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं रहा,
श्वानशेन ने बिना एक पल सोचे उसे खत्म कर दिया। स्याओफू, तुम अब अपने काम की नहीं रही। यह सब होते देख चिंग यू का दिल दर्द से मरोड़ खा उठा और उसने बेबसी में चिल्लाकर श्याओफू का नाम पुकारा। श्याओफू! श्याओफू को खत्म करने के बाद श्वानशेन ने अपनी नजर चिंग यू पर टिकाई और ठंडी आवाज में बोला, ली चिंग यू, अब तुम्हारी बारी है। चिंग यू अंदर ही अंदर दुख से भर गई। उसने मन ही मन कहा, माफ करना श्याओफू, मैं पक्का करूंगी कि तुम्हें सुकून से शांति मिले। गुस्से से उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और घातक इरादे के साथ मुड़कर सामने देखने लगी। तुरंत ही चिंगयू ने अपनी चमकती नीली तलवार म्यान से बाहर निकाली और ठंडी नजरों के साथ उसे घुमा दिया। रात में इस्पात की चमक बिजली की तरह चमकी। तुम दोनों अक्षम्य हो। चांदनी नीचे उतरकर चिंगयू के पूरे शरीर को रोशन कर रही थी। आज मैं पूर्णिमा की रोशनी उधार लेकर स्वर्ग का न्याय सुनाऊंगी। यह सुनकर शेंग चेंग और श्वानशेन हंस पड़े। उनकी आंखों में साफ मजाक झलक रहा था। क्या मैंने सही सुना? तुम सच में पलटकर लड़ने की हिम्मत कर रही हो? श्वान ने तिरस्कार से कहा, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझ रही हो। शांगचंग शैतानी हंसी के साथ बोला, ठीक है, तो चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं और तुम्हें असली निराशा का मतलब दिखाते हैं। चांदनी के नीचे दोनों तरफ से एक साथ हथियार निकले और वे एक दूसरे की ओर टूट पड़े। उनकी तलवारें टूटते तारों की तरह चमक रही थीं। साफ रात का आसमान असंख्य चमकते सितारों से भरा हुआ था, मानो एक विशाल आकाशगंगा फैल गई हो। 2 दिन बाद ईस्टर्न एम्परर के पहले युद्ध क्षेत्र में खुशी और जोश से भरा माहौल था। नीचे बैठे दर्शक साफ तौर पर उत्साहित और बेसब्र दिख रहे थे, क्योंकि आज टाई टावर खुलने का दिन था। भीड़ में किसी ने उत्साह से कहा, लेकिन पता नहीं इस बार युवा सेक्ट मास्टर ने कितनी प्रगति की होगी। इससे माहौल और भी जोशीला हो गया। किसी और ने कहा, मैंने सुना है युएन शेनिंग और उसकी टीम ने पहले ही सारी तैयारी कर ली है। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, यह एल्डर सू जेनजोंग का बनाया हुआ एस्ट्रोनॉमिकल प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन? यह स्काई स्क्रीन हमें टाई टावर की पहली और दूसरी मंजिल पर जो कुछ भी हो रहा है सब साफ साफ दिखाएगा। उसी समय श्याओ चिंग ने चिंतित होकर कहा, चिंग यू अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तियान मिंग ने जवाब दिया, दादी उसे ढूंढने के लिए पहले ही निकल चुकी है। उन्होंने कहा था कि चिंग यू लिंग जेन मैनर गई थी और उसे एक दिन पहले ही लौट आना चाहिए था। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई और उसमें थोड़ी गंभीरता आ गई। चिंग यू के स्वभाव के हिसाब से वह इन मुकाबलों को कभी मिस नहीं करती। तियान मिंग मन ही मन सोचने लगा, जरूर चिंग यू किसी मुसीबत में फंस गई है। मुझे शक है कि इसके पीछे वूमिंग का हाथ है, लेकिन उम्मीद है मेरी यह आशंका गलत हो। तभी शाओचिंग ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। तियानमिंग, इतना मत सोचो। चिंग यू हमेशा बहुत सावधान रहती है और किसी को चिंता में नहीं डालती। दादी उसके लाइफ बाउंड बीस्ट से बहुत परिचित हैं, इसलिए शायद वह जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगी। तुम बस बाहर जाओ और मैच पर ध्यान दो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम खुद को मरने मत देना। तियानमिंग ने अंगूठा दिखाया और आत्मविश्वास से भरा हुआ बोला, चिंता मत कीजिए मास्टर। मेरी मौजूदा ताकत के साथ कम से कम मैं वहां मरूंगा तो नहीं। श्याओ चिंग ने सिर हिलाया। और जिंदा रहने के साथ साथ तुम्हें 12वीं मंजिल का खजाना भी हासिल करने की कोशिश करनी होगी। 3री मंजिल पार करोगे तो तुम्हें टाई का डिसाइपल बना दिया जाएगा, लेकिन 4 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। उसने धीमे से कहा, अभी 4 लोग पहले से हैं, इसलिए अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें किसी एक को हटाने के लिए ड्यूल करना पड़ेगा। तियानमिंग ने समझते हुए कहा, समझ गया, फिलहाल मुझे पहली 2 मंजिलों पर ध्यान देना चाहिए, बाकी बाद में देखेंगे। तभी अनाउंसर की आवाज गूंज उठी, टाई टावर अब खुलने वाला है। 70 डायरेक्ट डिसाइपल्स कृपया यहां आकर इकट्ठा हो जाएं। श्याओ चिंग ने उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए कहा, तियानमिंग, जाओ और लाइन में लगो और याद रखना, बेहद सावधान रहना। तियानमिंग मुस्कुराया, जी मास्टर। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो अनाउंसर ने बोलना शुरू किया, पहले हाजिरी ली जाएगी, उसके बाद आप सब टावर में प्रवेश करेंगे। हुआई हुआंग पीक, गोंगुनची, युन श्याओ माउंटेन, शंगुआन जई, फंग युन, शेन हुआंग माउंटेन, पुफी, नियन पीक, चेन श्याओई, बालिन शू पीक, जेंग हैंगलिंग। वह एक एक करके नाम पुकारता गया। ताई पीक, युआन जेंटिंग। अपने प्रतिद्वंद्वी का नाम सुनते ही तियानमिंग का चेहरा अचानक सख्त हो गया। चिंग लॉन्ग सोर्ड पीक, ली तियानमिंग। रोल कॉल खत्म होने के बाद अनाउंसर की आवाज उत्साह से भर उठी, टावर में प्रवेश की तैयारी करो। दृश्य टावर के प्रवेश द्वार पर खड़ी रेफरी की ओर बदलता है, जो नियम बताने के लिए इंतजार कर रही थी। लाइन में खड़े लोगों को देखकर उसने जोर से कहा,
आप सब अपनी अपनी पसंद का प्रवेश द्वार चुन सकते हैं। तियनमिंग ने मन ही मन अंदाजा लगाया, तो यहां 17 प्रवेश द्वार हैं, इसलिए 17 डिसाइपल्स चुने गए हैं। तभी गेंटिंग आगे आया और बोला, यंग सेक्ट मास्टर, पूरा जोर लगाना, कोशिश करना कि तीसरी मंजिल तक पहुंच जाओ। तियनमिंग ने नफरत से जवाब दिया, क्या मुझे यह बताने की जरूरत है? गेंटिंग ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुम कूड़ा हो, मौत को बुला रहे हो। पीछे चल रहा श्याओजी चापलूसी करते हुए बोला, गेंटिंग, पहली 2 मंजिलों में आप बस अल्टीमेट ट्रेजर्स लेने पर ध्यान दीजिए, चाहे सामने कोई भी हो, गोंगची और मैं उन्हें रोक लेंगे। ठीक है, गोंग सुनी ने भी कहा, सही कहा, जब आप दोनों अल्टीमेट ट्रेजर्स ले लेंगे तब इस मौत को बुलाने वाली मक्खी से निपटना देर नहीं होगी। गेंटिंग हंसते हुए बोला, पक्का। उसी समय आदेश गूंजा, टॉवर में प्रवेश करो, और सब लोग एक साथ अंदर कूद पड़े। उधर यू और टीआईआई परिवार के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। हमने पहली 2 मंजिलें ऐसे डिजाइन की हैं कि छेनिंग को खजाने जरूर मिलेंगे। ताई ने सबकी ओर देखते हुए पूछा, शंगचेन का क्या? शेंडू थोड़ा हैरान हुआ और बगल में खड़ी महिला की ओर देखकर बोला, वू यू, मेरा छोटा भाई तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, आज यहां क्यों नहीं है? यह सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। ताई की आवाज ठंडी हो गई, लगता है तुम्हें पता है वह कहां है, झूठ मत बोलो, साफ साफ बताओ। तब उसने कहना शुरू किया, वह और लियुआन चान ली चिंग यू को ढूंढने गए हैं, बस यही बात है। यह सुनते ही ताई अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और उसने जोर से मुट्ठी जमीन पर मार दी। हद हो गई, वह हरामी लड़का। फिर उसने आदेश दिया कि क्यों आई, कुछ लोगों को भेजो और उसे मेरे पास वापस लेकर आओ। उसे 3 साल के लिए बंद कर दो, 3 साल तक बाहर नहीं निकलने देना। लेकिन काय बिल्कुल बेफिक्र रहा और बोला, बड़े भाई, जवान लोग जल्दी भड़क जाते हैं और बेइज्जती सह नहीं पाते, थोड़ा गुस्सा निकाल लेना उनके लिए अच्छा होता है। शांग चांग बस थोड़ा मजा कर रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। वह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। जब ताई ने उस पर खून भरी नजर डाली तो उसकी नाराजगी देखकर किटाई तुरंत खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, मैं लोगों को भेजकर उसे ढूंढता हूं। तब ताई ने ठंडे स्वर में कहा, वह लड़का बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, जल्दी जाओ और उसे मेरे पास वापस लेकर आओ। शेंदू ने बगल में खड़ी महिला की ओर देखा और पूछा, वू, तुमने उसे ऐसा करने क्यों दिया? इस पर उसने समझाया, शेंदू इन दिनों बहुत परेशान था, मैं बस चाहती थी कि वह अपना गुस्सा निकाल ले। बोलते बोलते वू की आवाज और ठंडी हो गई, क्या तुम नहीं चाहते कि वह यह गुस्सा निकालकर बाद में अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दे सके? यह सुनकर शेंदू ने मुड़कर अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की और बोला, वू, आगे से खुद को इतना चालाक मत समझना, नहीं तो हमारे बीच दूरी और बढ़ती जाएगी। उसका गुस्सा देखकर वह और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई और धीरे से हामी भरती रही। फिर शेंदू ने कहा, इस मैच के बाद मैं रियल्म बैटलफील्ड में प्रवेश करूंगा। अगर मैं सच में स्वर्ग तक पहुंच गया और तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहती हो तो आगे से ऐसी नीच हरकतें मत करना जिनसे मैं तुम्हें नीचा समझने लगूं। यह सुनकर वू ने अपने दिल की नाराजगी दबा ली और मुट्ठियां भींच लीं। मैं समझ गई, लेकिन उसके चेहरे का भाव बेहद बदसूरत हो गया था और वह अंदर ही अंदर दांत पीस रही थी। तभी दृश्य बदलकर टावर के अंदर चला गया, जहां पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग अंदर घुसते ही चिल्लाने लगे, पहले खजाना पकड़ो। तियानमिंग मन ही मन सोचने लगा, लगता है सबका लक्ष्य साफ है, सब सीधे खजाने की ओर भाग रहे हैं। मुझे लगा था कोई रास्ता रोकने के लिए परेशानी खड़ी करेगा। उसने चारों तरफ देखा तो पाया कि इस गुफा का भूभाग बेहद जटिल था। अनगिनत रास्ते सामने फैले हुए थे, इसलिए उसे अपना दिमाग ठंडा रखना था। तियनमिंग ने देखा कि दीवारें आधी पारदर्शी थीं और पूरी संरचना चींटियों के घोंसले जैसी थी, एक पूरा भूल भुलैया। उसे शक हुआ, वह गंजा आदमी इस रास्ते से बहुत परिचित लग रहा है, क्या उसे पहले से पता था? तियानमिंग तुरंत समझ गया कि नीच युआन क्लैन के स्वभाव को देखते हुए यह आदमी जरूर चीटिंग कर रहा है। फिर उसने पीछे देखा, जहां श्याओजी अपने माउंट पर सवार था और उसके आदमी पीछे पीछे सब संभाल रहे थे। हां, साफ था कि वह चीटिंग कर रहा था। तब तियानमिंग आगे बढ़ा और मन ही मन बोला, अगर ऐसा है तो मुझे अपनी ही आंखों पर भरोसा करना होगा। उसने आंखें बंद कर दी और महसूस करने लगा, मुझे असली रास्ता ढूंढना होगा। थोड़ी देर बाद उसे वह मिल गया, पास ही एक गोला जो शुद्ध नीली ऊर्जा बिखेर रहा था। तियनमिंग मन ही मन खुश हो गया, मिल गया, जैसा मैंने सोचा था, असली रास्ता सिर्फ एक ही है। युएन जेनिंग और उसकी टीम को इसके बारे में पहले से पता था। यह डिवाइन ऑरिजिन स्फीयर है,
जिसमें डिवाइन ऑरिजिन समाया हुआ है, और इसे हासिल करना मतलब सीधे डिवाइन ऑरिजिन हासिल करना। उसके साथ चल रहे साथी ने गुस्से में कहा, बड़े भाई, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, यह बेहद घटिया है, यह साफ साफ अंदरूनी साजिश है, यहां बिल्कुल भी फेयरनेस नहीं है। उसने जवाब दिया, सच में घिनौना है, ये लोग पहले से ही इतने ताकतवर हैं, फिर भी ईमानदारी से खेलना नहीं चाहते। तब तियानमिंग तुरंत बोला, लिंग, विंग्स ऑफ हेवन का इस्तेमाल करो और उस आदमी को पकड़ो। उसी पल तियानमिंग की पीठ से सफेद फरिश्तों जैसे पंख निकल आए। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा और उसी ताकत से हवा में उछल गया। उसके बाद वह उसी रास्ते पर उड़ता चला गया जो उसकी आंखों ने दिखाया था। उसकी रफ्तार इतनी जबरदस्त थी कि बाकी लोग चौंक गए। अभी क्या चीज हमारे पास से उड़कर गई? कितनी तेज थी, ठीक से दिखा भी नहीं। भीड़ में हलचल मच गई। क्या वह ली तियानमिंग था? यह कैसे हो सकता है? बाहर बैठे दर्शक भी उसकी गति देखकर हैरान रह गए। ली तियानमिंग इतना तेज कैसे हो सकता है? उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सिर्फ तेज ही नहीं, उसे सही रास्ता भी पता लगता है। यह कौन सा फ्लाइंग आर्टिफैक्ट है? उधर अंदर श्याओजी भी अपने डिवाइन स्टीड पर आगे उड़ रहा था। जैसे ही उसने तियानमिंग को देखा, वह हैरान रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी रफ्तार इतनी भयानक होगी। उसने घमंडी नजरों से तियानमिंग को देखा और तिरस्कार से बोला, अगर गेंटिंग को पकड़ना है तो पहले मुझसे गुजरना होगा। सिर्फ बातों तक ही नहीं, श्याओजी ने तुरंत अपना हथियार निकाला और तियानमिंग पर हमला कर दिया। स्टारलाइट कन्वर्जेंस, डीमन स्टार्स फॉल। लेकिन तियानमिंग का इरादा उस वार को लगने देने का नहीं था। उसने तुरंत मोड़ लेकर उस हमले से बचाव कर लिया। श्याओजी मजे से हंसा और चिल्लाया, दफा हो जाओ। तभी तियानमिंग ने आदेश दिया, चिकी, मियो मियो, इसे उलझाए रखो, मुझे जल्दी है। दोनों ने जवाब दिया, हमें छोड़ दो, तुम जाकर खजाना पकड़ो। श्याओजी घमंड से बोला, तुम सोचते हो ये दो छोटे जानवर मुझे रोक लेंगे? तियानमिंग ने बेपरवाही से कहा, ये तुम्हें जितनी देर हो सके रोकेंगे, मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। फिर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उधर बचाव करते हुए श्याओजी चिल्लाया, इतना घमंड मत करो, मैं पल भर में तुम्हें पकड़ लूंगा। लेकिन असल में तियानमिंग एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया और मन ही मन हंसते हुए बोला, ये बेवकूफ सच में आसानी से फंस गया। जब तक तुम ध्यान भटका रहे हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। फिर तियानमिंग ने अपनी ताकत दोबारा इकट्ठी की। रिबेलियस गॉड सोर्ड इंटेंट, सोर्ड दैट रिवर्सेस माउंटेन्स एंड रिवर्स। और अचानक उसने एक भयानक वार ची की ओर फेंक दिया, जिससे वह घबरा गया। ची स्तब्ध रह गया और उस विशाल शक्ति को अपनी ओर आते देखता रह गया। क्या? स्क्रीन पर धमाका देखकर भीड़ हैरानी से चिल्ला उठी। ली तियानमिंग ने ची पर घात लगाकर हमला किया और इस वार की ताकत अविश्वसनीय है। क्या वह यहीं मर जाएगा? यह तो बहुत बदकिस्मती होगी। किसी ने कहा, नहीं, इतना घमंडी होने के बावजूद ली तियानमिंग पहले स्टेज में किसी को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अंदर जमीन पर ची का घोड़ा वहीं मर चुका था और जमीन उसका ताजा खून पी रही थी। ची गुस्से से चीख पड़ा, ली तियानमिंग, तुम बहुत नीच हो, अब तुम मरने वाले हो। वह फिर से तलवार लेकर उसकी ओर झपटा, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। तियानमिंग की आंखों में खतरनाक चमक उभरी और उसके चेहरे पर एक दानवी मुस्कान फैल गई। मर जाओ। उसने तुरंत एक गॉड डिफाइंग सोर्ड इंटेंट के साथ तलवार सीधी उसकी ओर भोंक दी। ची ने दांत भींचकर उस वार को रोका और बोला, सिर्फ इसलिए कि मैं अभी तक पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था, तुमने मुझे कमजोर समझ लिया? तियानमिंग फिर से मुस्कुराया और बोला, तुम फिर से बेवकूफ बन गए। उसी समय यिंग हुओ ने गॉड डिफाइंग सोर्ड इंटेंट की ताकत छोड़ दी और मियाओ मियाओ भी उसे खत्म करने के लिए झपट पड़ा। यह सब देखकर भीड़ शोर मचाने लगी। वह आदमी फिर से घात में फंस गया। कितना मूर्ख है! और ये दो छोटे बीस्ट्स तो बहुत ताकतवर हैं। वह छोटा चिकन तो तलवार की तकनीक भी जानता है। उसी पल तियानमिंग आगे झपटा और चिल्लाया, मेरे सामने पड़े रहो। उसके शब्द खत्म होते ही उसकी ताकतवर मुट्ठी क्यों आई के चेहरे पर जा लगी और वह पूरी तरह जमीन पर चित हो गया। तियानमिंग ने उसकी ओर दोबारा देखा भी नहीं और बोला, चलो जल्दी, खजाना लेना ज्यादा जरूरी है। जवाब आया, सही कहा, हमने इस आदमी पर बहुत समय बर्बाद कर दिया। इसके बाद तियानमिंग फिर से हवा में उड़ गया और बोला, लिंगर, विंग्स ऑफ द स्काई, उस गंजे आदमी का पीछा करो। फेलिंग ने तुरंत जवाब दिया, समझ गया बिग ब्रदर। यह कहते ही दोनों तुरंत आसमान में उड़ गए, अगले चैलेंज के लिए तैयार। उसे उड़ते हुए देखकर रेफरी ने तुरंत ऊंची आवाज में घोषणा की, ली तियानमिंग ने ट्रान क्यूकी को हरा दिया है। यह सच में ताकत का अविश्वसनीय प्रदर्शन है। भले ही यह एक स्निक अटैक था,
लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने बस उस पर चलते हुए उसे कुचल दिया और आगे बढ़ गया। ये खबर सुनते ही सबके जबड़े हैरानी से खुले रह गए। इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रगति करना, उसकी ताकत सच में अविश्वसनीय थी। पीछे खड़े हून ने बोलना शुरू किया। मुझे उम्मीद थी कि युवा सेक्ट मास्टर इतना जरूर मजबूत हो जाएगा कि ट्रानुकी के बराबर लड़ सके, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अब भी उसे इतना कम आंक रहा हूं। वूजी भी स्तब्ध रह गया। यह सच में डरावना है। सब जानते थे कि वह हेवन डिफाइंग टैलेंट है और लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह ट्रान क्यूकाई से लड़ेगा, लेकिन नतीजा दिखाता है कि वह हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा जबरदस्त है। उधर याकिंग भी खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मैं 70 साल से ज्यादा का हो चुका हूं और मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। जहां तक श्याओकिंग की बात थी, उसके चेहरे पर कोई भाव समझ में नहीं आ रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, असली तमाशा अभी बाकी है, बस इंतजार करो। यिकिंग ने तुरंत श्याओकिंग से कहा, यह इवेंट खत्म होने के बाद हमें उसे हर हाल में यहीं रोकना होगा। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, कोई समस्या नहीं। उसी समय यूई जल्दी से आगे आई और बोली, पिता, मेरे बड़े भाई के साथ जो हुआ उसके बारे में। याकिंग ने आह भरते हुए कहा, उसने अपनी पसंद खुद चुनी है, अब उसे जाने दो। शियाओकिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, यूसी, जब हम कोई फैसला कर लेते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उसे आखिर तक निभाना चाहिए। यूशी थोड़ा चिढ़कर मुड़ गई और बोली, क्या तुम्हें लगता है मुझे यह बताने की जरूरत है? मुझे किसी का चमचा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी बीच सुनुन शी हैरान होकर बोला, अरे ट्रान क्यूकी, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? क्यूकी झुंझलाकर बोला, गोंग सुनुन शी, तुम बहुत ज्यादा धीमे हो, मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया। वह तिरस्कार भरी हंसी के साथ बोला, भले ही तुम पर ली तियनमिंग ने घात लगाकर हमला किया हो, फिर भी तुम्हारी हालत इतनी दयनीय नहीं होनी चाहिए थी, है ना? क्यू काय का चेहरा गुस्से से सूज गया। बहुत हो गया, जल्दी जाओ और उसका पीछा करो, जेनिंग की योजना खराब मत करना। सुशी अब भी घमंड से भरा हुआ था। समझ गया, तुम बस आराम करो और अपने घाव ठीक करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। वह छलांग लगाकर आगे बढ़ गया और मन ही मन तिरस्कार से सोचने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्रांकाई इतना बेकार निकलेगा, वह भी इतने लोगों के सामने। यह सोचकर वह खुद ही हल्का सा मुस्कुराया। मैं उसकी तरह बेइज्जती नहीं करवाऊंगा और उतना बेकार भी नहीं बनूंगा। अगर मैं होता तो उस लड़के को मौत से भी बदतर अंजाम देता। उधर तियनमिंग की तरफ सुसी जल्दी ही उसका पीछा करते हुए पहुंच गया। तियनमिंग ने उसे आते देख लिया, लेकिन घबराने की बजाय उसके चेहरे पर खुशी छा गई और वह चौड़ी मुस्कान के साथ हंस पड़ा। देखने में लग रहा था कि उसका पीछा किया जा रहा है, लेकिन असल में वह खुद एक्सनिंग का पीछा कर रहा था। यह देखकर एक्स शिंग भी हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा, ली तियानमिंग इतना तेज कैसे है? क्या उन दोनों को उसे रोकना नहीं था? ओह, उसके पास फ्लाइंग आर्टिफैक्ट है, अब समझ आया। लेकिन उसने खुद को जल्दी ही दिलासा दे दिया, कोई बात नहीं, खजाना तो बिल्कुल मेरे सामने है। फिर जेन शिंग जोर से गरजा और अपने बीस्ट सोल को बुलाया, शू यू। उसे देखकर वह थोड़ा आश्वस्त हो गया। इसके अलावा मेरा शूर इस आदमी का रास्ता रोक सकता है। तभी यी हुओ खुद आगे बढ़ा और रास्ता साफ करने के लिए हमला करते हुए बोला, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, हट जाओ। लेकिन वह हमला शूयू को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यी हुओ चौंक गया, धत्त, यह तो सच में बहुत मजबूत है। मियो मियो ने घबराकर कहा, जल्दी उस बड़े वाले को संभालो। तियानमिंग ने तुरंत कहा, अब देर हो चुकी है, अगर हम अभी इससे निपट भी लें तो भी देर हो जाएगी। वह गंजा आदमी खजाना पहले ही ले चुका है। और जैसा तियनमिंग ने कहा था, जेनिंग ने उस ऑर्ब को पकड़ लिया था और उसकी शक्ति को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जेन शिंग खुशी से हंस पड़ा। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। उसी पल अचानक उसके सिर के ऊपर एक पोर्टल खुल गया। एक गेटवे देखकर वह खुद चौंक गया, फिर बेहद खुश होकर बोला, यह दूसरे फ्लोर का प्रवेश द्वार है, सब कुछ योजना के मुताबिक है। यूं चलो। फिर एक्सशिंग ने पीछे मुड़कर देखा और आह भरते हुए कहा, ली तियानमिंग, यहां तक पहुंचकर भी तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। इसके बाद वह जल्दी से आगे दौड़ पड़ा। मैं पहले जा रहा हूं, तुम लोग आराम से आना। यह देखकर यीहो गुस्से में बड़बड़ाया, कमाल है, मेरा खजाना उस गंजे हरामखोर ने छीन लिया। लेकिन तियनमिंग हल्का सा मुस्कुराया, जल्दी करने की जरूरत नहीं, अभी उसे खुश रहने दो, बाद में हम उसे ढूंढेंगे और उससे खजाना छीन लेंगे। फिर उसने सामने देखते हुए कहा, चलो। दूसरे फ्लोर में घुसते ही तियानमिंग तुरंत सतर्क हो गया। उसने दूर तक नजर दौड़ाई और बोला, धुंध बहुत घनी है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर तियनमिंग ने अपनी खास नजर सक्रिय की।
यह देखकर यीहुओ प्रशंसा से बोला, तुम्हारी ये आंखें मुश्किल वक्त में सच में बहुत काम आती हैं। तियनमिंग बोला, मुझे दिख रहा है। फिर उसने यीहुओ से कहा, चारों तरफ बिल्कुल खाली है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस बहुत दूर एक घंटी दिखाई दे रही है। साफ है कि वही दूसरी अल्टीमेट ट्रेजर है जिसके लिए हमें लड़ना होगा। उसने थोड़ी देर और देखा और बोला, धुंध धीरे धीरे साफ हो रही है, लगता है दूसरे फ्लोर की स्थिति बैटल रॉयल बनने वाली है। फिर उसने जोड़ा, कम से कम उन्होंने इतनी घनी धुंध तो दी कि युआन जेनशिंग को थोड़ा रोका जा सके, वरना बिना धुंध के वह अब तक दूसरा अल्टीमेट ट्रेजर भी छीन चुका होता। यीहुओ तुरंत आगे झपटा और बोला, अब भी क्या देख रहे हो, सीधे जाकर छीन लेते हैं। तियानमिंग ने जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है मैं वही नहीं कर रहा? तभी अचानक एक ऊर्जा की लहर तियानमिंग की ओर आई। वह एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उछलकर उस स्नीक अटैक से बच गया। धुंध से निकलती हुई आकृति को देखकर उसने तुरंत पहचान लिया, वह गोंगटून सी था। वह आदमी तिरस्कार से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी रिफ्लेक्स बुरी नहीं है, तुमने उस वार से बचाव कर लिया, लेकिन भागने की मत सोचो। यीहुओ गुस्से में बोला, धत, यह बहुत परेशान करने वाला है। धुंध साफ हो चुकी है, अब वह गंजा आदमी जरूर पहले पहुंच जाएगा। तियनमिंग ने कहा, जल्दी मत करो, इस बार उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, बाकी लोग भी ऊपर आ रहे हैं। उसी समय उसने जोड़ा, इसके अलावा सब लोग उस गंजे आदमी के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। शेनिंग आगे बढ़ा और बोला, तुम लोग सच में बहुत हिम्मती हो, मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करते हो। सुनहरे बालों वाला युवक बोला, युएन जेनशिंग, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं बनना चाहते, लेकिन यह मूल रूप से एक फेयर कंपटीशन है। उसके पास खड़ी महिला बोली, अकेले लड़ाई में शायद हम तुमसे नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर लड़ें तो तुम जीत नहीं पाओगे। यह सुनते ही उसकी नजरें अचानक खतरनाक हो गईं। तियनमिंग दूर से देखते हुए बोला, बकवास बंद करो और एक साथ आ जाओ। यह सब देखकर तियनमिंग को थोड़ा सुकून मिला। बहुत बढ़िया, बस। वह फिर सुशी की तरफ देखने लगा। आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, तियानमिंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मन ही मन सोचते हुए कि आखिर में दुख किसे झेलना पड़ेगा। इस बीच टावर के बाहर सब लोग स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठे थे, जहां तियनमिंग और उसके प्रतिद्वंदी के बीच चल रही जबरदस्त लड़ाई दिखाई दे रही थी। तभी संशी तिरस्कार भरी हंसी हंसा और बोला, ली तियनमिंग, दिखाओ जरा, तुम में कितना दम है। इतना कहते ही उसने तुरंत एक विशाल टिड्डा बुलाया, हेवन डिवाउरिंग एम्परर, और उसके शरीर से अनगिनत छोटे छोटे लार्वा निकलने लगे। संशी ने आदेश दिया, जाओ मेरे बच्चों। उसकी बात खत्म होते ही बड़े बड़े टिड्डों का झुंड सीधे तियनमिंग की तरफ उड़ पड़ा। यह अजीब नजारा देखकर तियनमिंग थोड़ा परेशान हो गया। इतने सारे दुश्मनों की फौज, अब क्या किया जाए? बर्निंग एम्बर हैरान रह गया और बोला, तुम एक मुर्गी से पूछ रहे हो कि कीड़ों से कैसे निपटना है? क्या तुम बेवकूफ हो? तभी मियो मियो बोला, अरे पक्षी, तुम ही तो कहते थे कि तुम्हें चूजा समझा जाना पसंद नहीं। यह सुनकर फायरक्रॉक गुस्से से उड़ान भरता है और चिल्लाता है, नालायक बच्चे, तुम्हें क्या पता, जब मैं कीड़े खाता हूं तो मैं मुर्गी ही हूं। मियाओ मियाओ हंसते हुए बोला, चलो देखते हैं पहले रहम की भीख कौन मांगता है, ये या मैं। इतना कहते ही उसने जबरदस्त आग उगली। यह इटर्नल हेलफायर अटैक था। शुरुआत में वह एक छोटी लौ थी, लेकिन इग्निस कुछ सच में कमाल की चीज बना रहा था, और उन लपटों ने ऊपर उड़ते टिड्डों को कुछ देर के लिए दबा दिया, जिससे निहाओ काफी खुश हुआ। फिर वह मुड़कर बिल्ली की तरफ देखने लगा और बोला, मियाओ मियाओ, चलो साथ में कुछ कीड़े खाएं। ग्रिल्ड शब्द सुनते ही मियाओ मियाओ खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उड़ गया। हवा में पहुंचते ही उसने अपना बड़ा रूप धारण कर लिया और अब वह किसी ताकतवर बाघ जैसा दिख रहा था। आसमान में तियानमिंग के दोनों सोल बीस्ट्स टिड्डों का पीछा कर रहे थे। यह देखकर संशी चौंक गया, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह गुस्से से बोला, धत्ते रे की, ये दोनों सच में मेरे टिड्डों का मुकाबला कर सकते हैं? लगता है मैंने तुम्हें बहुत कम आंका। तियानमिंग यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो उसे खुद दखल देने की जरूरत ही न पड़े। तभी गोंगशी ने तिरस्कार से कहा कि उसकी हालत में तियनमिंग सिर्फ रुकावट बनेगा और उसे 2 हाफ डीमन बीस्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर उसने अपना हौसला मजबूत किया और हथियार को कसकर पकड़ लिया। मैं इस आदमी को खुद गिराऊंगा। दरांती पकड़ते हुए सुशी ने तियनमिंग को घूरा और गरजा, फ्लेम डीमन साइथ स्लैश। फिर वह खूंखार नजरों से बोला, आओ ली तियनमिंग, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। लेकिन जैसे ही सुशी पीछे मुड़ा, वह चौंक गया। वह कहां गया? किया झुंझलाकर बोला, नाटक बंद करो, वह तो पहले ही भाग गया।
चलो खजाने की तरफ चलते हैं। उसी समय तियानमिंग आसमान में तेजी से उड़ रहा था और मन ही मन कह रहा था, तुम दोनों बेवकूफों के साथ कौन खेलना चाहता है। वह आगे देखते हुए सोच रहा था कि किसी तरह खजाना हासिल करना होगा, जिससे दोनों और भी गुस्से में आ गए। वह चुपचाप भागता रहा और वे तुरंत उसके पीछे लग गए। अब ऐसा लग रहा था कि हालात तियानमिंग के कंट्रोल में हैं, क्योंकि वह दो दुश्मनों का सामना करते हुए भी बिल्कुल नहीं डरा। कुछ ही पलों में उसने वार किया और एक बागी सोर्ड इंटेंट छोड़ी, जिसने मानो पहाड़ और नदियां चीर दी हों। अचानक हुए इस हमले से दोनों घमंडी दुश्मनों को बचने का मौका ही नहीं मिला। फिर भी संशी अब भी तिरस्कार भरी सोच में था कि बस इतना ही है क्या, और इतनी ताकत के दम पर घमंड करना हंसी की बात है। हालांकि अंदर ही अंदर वह डर से कांप रहा था। कमाल है, ये तो सच में ताकतवर है, लेकिन मैं अभी भी संभाल सकता हूं। वह बेकार चेन श्याओई तो गया। तियानमिंग ने उसे घूरते हुए झुंझलाकर कहा, लगता है मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्या झंझट है। उसने अपनी तलवार की तरफ देखा और बोला कि इतनी जल्दी यह चाल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फिर उसने वार करते हुए चिल्लाया, सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट, डिफाइंग गॉड। उसी समय उसकी अंदरूनी ऊर्जा से बना एक नीला ड्रैगन संशी की तरफ झपटा। यह देखकर संशी चौंक गया और हथियार कसकर पकड़ लिया। फिर भी तियानमिंग के इस नाटक पर हंसी उड़ाई। उसने उस नीले ड्रैगन पर वार करते हुए कहा, देखो मेरी सोल टेक्निक, सेवरिंग सेबर टेक्निक। लेकिन वार करने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। दर्द इतना भयानक था कि वह चिल्ला उठा, यह कैसी ताकत है, यह पहले जैसी बिल्कुल नहीं। जमीन पर गिरते हुए वह बड़बड़ाया, धत्तेरे की, यह लड़का सच में खतरनाक है। तभी तियानमिंग पास आकर बोला, अब समझ आया बॉस कौन है, और तुरंत उसके चेहरे पर लात मार दी, जिससे खून छिटक गया। दफा हो जाओ। दूर उड़ते हुए संशी अंदर ही अंदर डर गया। यह बच्चा इतना ताकतवर कैसे है, धत्तेरे की। उसका चेहरा पास की चट्टान से टकराया और उसे समझ आ गया कि जानकारी गलत थी, इसलिए ताकत बचाने के लिए भागना ही बेहतर है। वह तुरंत भागते हुए बोला, मुझे कुछ जरूरी काम है, आज के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, अगली बार सबक सिखाऊंगा। यह सुनकर तियानमिंग ने तिरस्कार से आह भरी, कचरा, इतनी पिटाई के बाद भी नाटक कर रहा है। फिर उसने अपने दोनों सोल बीस्ट्स की तरफ देखा, तुम दोनों घूरना बंद करो, जल्दी जाओ और खजाना पकड़ो। अचानक नीहाओ बोला, धत्तेरे की, मैं लड़ाई में इतना उलझ गया कि असली मकसद ही भूल गया। अब तूफान जैसी गति में तियानमिंग बोला, चलो इसी मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ते हैं। वह अपने प्रतिद्वंदियों को देखकर सोच रहा था कि जेंगशिंग की ताकत सच में कमाल है। दो हमलावरों से भी बिल्कुल नहीं घबराया, लेकिन उन्हें तुरंत हराना भी आसान नहीं होगा। जेंग दांत भींचकर उसे घूर रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि ली तियानमिंग से उसका काम तमाम हो चुका है, और वह तुरंत तियानमिंग की तरफ भागा। बाकी लोग गुस्से से चिल्लाए, वहीं रुक जाओ। सब हैरान रह गए, क्योंकि उसने पीछे खुली जगह छोड़ दी थी, और अब सबने तय किया कि पहले खजाना हासिल करना होगा, इसलिए वे भी उसके पीछे दौड़ पड़े। पहले इसे पकड़ो। अब सबका ध्यान तियानमिंग पर था और एक अनिवार्य पीछा शुरू हो गया। भागते हुए तियानमिंग ने पीछे मुड़कर देखा और आराम से बोला, अपने पंख संभाल कर रखो। फिर उसने सेलेस्टियल विंग्स टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसके पैर जमीन को छूते ही उसने अंदरूनी शक्ति से तेजी से फिसलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अपनी गति से खुश होकर तियानमिंग घमंड से बोला, अब मुझे पकड़ने में बहुत देर हो चुकी है बच्चों। उसे आसमान में उड़ते देखकर संशी गुस्से में दांत पीसने लगा। क्या? आखिरकार तियानमिंग सामने रखी बड़ी घंटी को छूने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ वह चौंक गया। यह क्या, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? वह हैरानी से इग्निस की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि क्या घंटी बजानी है या तोड़नी है। इग्निस ने उसे अज्ञान कहकर ताना मारा और बोला, खजाना तो घंटी की ढाल के ठीक नीचे है। यह सुनकर तियानमिंग ने तुरंत अपनी अंदरूनी शक्ति घंटी में प्रवाहित की। अच्छा, तो बात ऐसी है, फिर मैं भी अब नहीं रुकूंगा। इसी बीच संशी पागलों की तरह आगे झपटा और अपने हाथों में एक बड़ा काला मोती पकड़ लिया। उत्साहित होकर चिल्लाया कि आखिरकार उसे मिल गया, ताकि कोई और छीन न सके। तियानमिंग ने तुरंत अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसे अपनी रिंग में रख लिया, लेकिन खजाना हाथ में आने के बाद भी संशी हार मानने को तैयार नहीं था। वह तुरंत हमला करते हुए चिल्लाया, इसे वापस दो, और फिर उसने अपनी मुट्ठी जोर से जमीन पर दे मारी। जमीन गरजती हुई आवाज के साथ फट जाती है, और अब वह बाकी बचे दो लोगों का निशाना बन चुका था। वे बिना झिझक उसकी तरफ झपटे और चिल्लाए, ली तियानमिंग, खजाना छोड़ दो। लेकिन तियानमिंग खुद से काफी खुश था और उड़ते हुए बोला, कमाल है, अब तो सब मेरे ही दुश्मन बन गए।
वह उनके हमलों से बचते हुए मन ही मन सोच रहा था कि सच में खजाना हासिल करना मुश्किल है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तभी अचानक उसके सामने एक दरवाजा दिखाई दिया और तियनमिंग की आंखें चमक उठीं। यही तो तीसरे लेवल का प्रवेश द्वार था। उसने पीछे मुड़कर घमंडी अंदाज में कहा, अब और लड़ाई नहीं, तीसरे लेवल पर मिलते हैं। इतना कहते ही वह बेहद तेज रफ्तार से सीधे तीसरे लेवल की तरफ उड़ गया। तीसरे लेवल पर पहुंचकर तियानमिंग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि यहां तो दूसरे लेवल से भी ज्यादा घना कोहरा था, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना हाथ उठाकर देखा और हैरानी से बोला कि उसकी आंखें भी इस कोहरे को नहीं चीर पा रहीं। पीछे मुड़कर उसने देखा कि बल्डी उसका पीछा करते हुए पास आ रहा है, लेकिन उसने फिलहाल उस पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया। अपने अगले कदम की गणना करते हुए तियनमिंग ने तय किया कि वह इस धुंध का फायदा उठाकर खुद को छिपाएगा और फिर सही समय पर वार करेगा। उधर लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, क्या ली तियनमिंग ने जानबूझकर उन्हें तीसरे लेवल तक लुभाया है? शायद नहीं। चेन शाओजी तो 2 बार अपमानित हो चुका था और तीसरे लेवल तक पहुंच भी नहीं पाया। काई पहले तो उसे देखकर हैरान था। उसे लगा था कि वह बस एक मक्खी है जिसे आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर घिन साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, यह मक्खी उम्मीद से कहीं ज्यादा घिनौनी निकली। ल्युआन चेन से लेकर सुयिरान, फिर चेन शाओजी और गोंगुनशी तक उसकी तरक्की की रफ्तार सच में डराने वाली थी। तियानमिंग 2 दुश्मनों का सामना करते हुए भी डटा रहा और इस तरह उसने साबित कर दिया कि वह युवा सेक्ट लीडर से भी ज्यादा ताकतवर है। फिर भी काय को पूरा भरोसा था। ट्रोनिन मारने में माहिर है और गोंगची भी उसके साथ जुड़ गया है। भले ही आज ट्रोनिन उसे न मार पाए, लेकिन वह अभी सिर्फ एक बच्चा है और ईस्टर्न एम्परर स्वॉर्ड के साथ बाद में उसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। फिर काय ने तय की तरफ देखकर पूछा, भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लेकिन तई ठंडे स्वर में बोला, बस देखते रहो, कहने लायक कुछ नहीं है। इस बीच फोंग वानथॉन सेक्ट में फोंग वान भी उसकी प्रगति देखकर खुद को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाया और बोला कि उसकी तरक्की सच में डराने वाली है। जिंगचो ने सहमति जताते हुए कहा, सच में या श्याओइंग की नजर कमाल की है। फिर वह थोड़ा रुका और बोला, देखते हैं आगे क्या होता है। आखिर वह थाई टावर के सबसे ऊंचे लेवल से आया है, लेकिन हो सकता है अंत में उसकी लाश ही बाहर मिले। इस पर जवाब मिला कि तीसरा लेवल ऐसा स्थान है जो किसी के नियंत्रण में नहीं है और शायद होली ली क्लैन का पूर्वज भी प्रकट हो सकता है। फन यून के अनुसार अगर वह जीवित बच गया तो यूएन फैमिली को रियल्म वॉर में भाग लेना पड़ेगा, जिससे उसे सांस लेने का मौका मिलेगा। जिंगचो ने कहा कि उसके टैलेंट को देखते हुए अगर उसे थोड़ा समय मिल जाए तो वह जरूर बेहद ताकतवर बन जाएगा, इसलिए वे रियल वॉर के नतीजों का इंतजार करेंगे। फिर उसने जोड़ा कि अगर आज वह टाई का शिष्य बन गया तो। यह सुनकर फोंग यून ने उसकी तरफ देखा और समझ गया कि बैटल ऑफ रियल्म्स खत्म होने तक उन्हें उसकी रक्षा करनी होगी। जिंगशू ने बीच में कहा कि क्यों ना एक दांव लगाया जाए और फन यून तुरंत मान गया। इतनी तेज रफ्तार से बढ़ना सच में डराने वाला है। जिंगचो ने आगे कहा, सच में अगर वह अगला फर्स्ट इमॉर्टल एंसेस्टर बन गया तो युआन ताई और युआन शेंडू भी शायद उसका मुकाबला न कर पाए। इस बीच टावर के अंदर तियानमिंग खुद से बोला, फिलहाल यहां सुरक्षित हूं, अब इस खजाने को देखता हूं। उसने तुरंत काला गोला निकाला और कहा, लिंगशी, क्या तुम बता सकती हो कि यह कैसा खजाना है? तभी फेलिंग प्रकट हुई और बोली, भैया इस काले गोले में एक मैकेनिज्म है, पहले इसे खोलने की कोशिश करो। ये थोड़ा उलझन में बोला, कौन सा मैकेनिज्म? जी फैमिली को करने दो। लेकिन तियानमिंग ने मना कर दिया और बोला कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं, वह खुद इस आसान मैकेनिज्म को खोल सकता है। 5 मिनट से भी कम समय में उसने उत्साह से उसे खोल दिया और अंदर एक डरावना लाल हाथ दिखाई दिया। तियानमिंग ने तुरंत अपनी नाक ढक ली और बोला, यह कैसी बदबू है? बहुत सड़ांत आ रही है। यी हुओ ने तुरंत चेतावनी दी, यह गंध जहरीली है, जल्दी इसे बंद कर दो। यहां तक कि सो रहा मियाओ मियाओ भी अचानक जाग गया और खून की तेज गंध से भौहें सिकोड़ने लगा। उस हाथ को देखते हुए तियानमिंग ने अंदाजा लगाया कि यह कोई गॉड ऑर्ब है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि किस तरह का। तभी फेलिंग खुश होकर बोली, भैया यह हेवनली ग्रेट पॉइजनस डेविल ब्लड क्लॉ गॉड ऑनर्ब है। तियानमिंग ने अपनी खून से बहती नाक को देखते हुए फिर पूछा, हेवनली ग्रेड क्या? उसने समझाया कि सभी लो ग्रेड हेवनली डिवाइन सोर्सेज में यह सबसे बेहतरीन माना जाता है। अगर इसे सफलतापूर्वक विकसित कर लिया जाए तो किसी सेमी डिवाइन बीस्ट के स्टार पॉइंट्स एक ही बार में 47 तक बढ़ सकते हैं, जिससे वह लगभग लेवल 5 सेक्रेड बीस्ट बन सकता है।
यह सुनकर तियनमिंग तुरंत खजाना वापस समेटते हुए खुश हो गया। इस बार वे सच में बहुत उदार निकले, सीधे हेवनली ग्रेड की चीज दे दी। लेकिन इसके गुण देखकर साफ था कि यह असल में उस गंजे आदमी के लिए बनाया गया था। उसके मुताबिक पिछले 1000 सालों में थाई टावर कंपटीशन का यह शायद सबसे बड़ा इनाम है। फाइलिंग ने आगे बताया कि ब्लड फील्ड पॉइजन क्लॉज में एक खास जहर होता